मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में चैप्टर या टॉपिक है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। इसका अध्ययन करेंगे या इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 द्वारा संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान में संशोधन उसकी गतिशीलता तथा जीवंतता के लिए आवश्यक है। कोई भी संविधान सर्वकालिक नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने एक विशिष्ट समय में ही कार्य नहीं करता। संविधान को सतत परिवर्तनशील सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल देश को दिशा निर्देश देना होता है। ऐसे में नवीन परिस्थितियों के अनुकूल यदि संशोधन नहीं किए जाएं तो निश्चलता व स्थिरता आ जाएगी। इसलिए आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ भी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की दृष्टि से भारत में संविधान के अनुच्छेदों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है और तीनों श्रेणियों के लिए भिन्न भिन्न संशोधन की प्रक्रिया भी अपनाई गई है, जिनके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि वो 3 कौन सी प्रक्रियाएं हैं या संशोधन की कौन सी विधि को अपनाया गया है। तो जो पहली विधि है या पहली प्रक्रिया है, उसके बारे में हम चर्चा करें कि साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य हुआ कि साधारण बहुमत के द्वारा भी हमारे यहाँ संशोधन होता है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो संसद के दोनों सदन, ठीक है ना, निम्न सदन और उच्च सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन सदनों में साधारण बहुमत से संशोधन किए जा सकते हैं। यथा अनुच्छेद 3, जिसका संबंध राज्य की सीमाओं, उनके क्षेत्रफल व नाम से है। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद कानून निर्माण द्वारा जहां किसी राज्य के द्वितीय सदन को समाप्त कर सकती है, वहीं जिन राज्यों में द्वितीय सदन नहीं है वहां उनके सर्जन के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 239 ए के अनुसार केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की स्थापना की जा सकती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति, राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन निश्चित करने का निर्णय संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। संशोधन प्रस्ताव संसद में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे संसद द्वारा साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसके लिए विशेष संशोधन प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हमारे यहाँ साधारण बहुमत द्वारा संशोधन की एक प्रक्रिया है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा ये संशोधन किए जा सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। अनुच्छेद 3 का उदाहरण दिया, अनुच्छेद 169 का उदाहरण दिया, अनुच्छेद 239
ए का उदाहरण दिया। ये एक साधारण बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया कही जा सकती है या है। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष, ठीक है ना, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा जो अमेंडमेंट किया जाता है वो विशेष बहुमत द्वारा संशोधन है। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि पहली व तीसरी श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी उपबंधों के संशोधन के लिए दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जो दो सदन हैं उनके दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है। सदन यदि कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संशोधन विधेयक पारित कर दे तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, जहां यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि 2/3 बहुमत की। तत्पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए संशोधन विधेयक भेजा जाता है। यदि दोनों सदनों में मतभेद है तो प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ये विशेष बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया है। तीसरी जो प्रक्रिया है उसमें बताया गया है कि संसद का 2/3 बहुमत तथा राज्य विधान मंडलों का अनुमोदन। संसद के जो 2 सदन हैं उन दोनों सदनों का 2/3 बहुमत और राज्य विधान मंडलों का अनुमोदन के पश्चात ही कोई संशोधन होगा। तो ये एक तीसरी प्रक्रिया है। इसमें अपन चर्चा करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, केंद्र तथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघीय व राज्य न्यायपालिका, केंद्र राज्यों के विधायी संबंध इत्यादि कुछ विषय ऐसे हैं जिनके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता तो है ही, साथ ही देश के कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक है। अनुच्छेद 368 का संशोधन भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। वास्तव में ये वे विषय हैं जो केंद्र तथा राज्य दोनों के ही अधिकारों को प्रभावित करते हैं। संघीय व्यवस्था की भावना के अनुकूल राज्यों के अधिकारों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़े, इसलिए राज्यों की भागीदारी की व्यवस्था की गई है। यद्यपि यह संशोधन प्रक्रिया जटिल है, पर राज्यों की स्वायत्तता व अधिकार संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो हमारे यहाँ भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से है। एक साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, एक विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा संसद तथा 2/3 संसद का 2/3 बहुमत और राज्य विधान मंडलों का अनुमोदन। अब राष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में बताया गया है कि जिस प्रकार अन्य सभी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून का दर्जा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार संशोधन जो संविधान संशोधन विधेयक पर भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक है। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि ये एक औपचारिकता है। 24वें संविधान संशोधन जो 1971 में पास हुआ था या 1971 में आया था, इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि संसद के दोनों सदनों से जो पारित संशोधन संविधान संशोधन है उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। तो एक प्रकार से प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों से गुजरती है। एक साधारण, एक विशेष और संसद का 2/3 और राज्य विधान मंडलों का अनुमोदन। ये इस प्रकार से एक विधि है। नेक्स्ट जो हम ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन करेंगे वो संविधान संशोधन की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को बताना भी यहाँ अत्यंत आवश्यक है। तो नेक्स्ट जो ऑनलाइन कक्षा होगी मैं आपको संविधान संशोधन की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।